जनरल दयाल, आपका इस पर टेक, शुरुआती टेक, उसके बाद में अगले सवाल। देखिए अंजना, पहली बात तो ये है कि ये लड़ाई इनकंक्लूसिव रहेगी। ये लड़ाई जो है किसी की खत्म नहीं होने वाली। अगर अमेरिका भी आ जाएगा तो भी इस लड़ाई के अंत में ये नहीं हो सकता कि पूरा का पूरा ईरान अमेरिका कब्जा कर ले। पहली बात तो स्पष्ट है। दूसरी बात यह है कि देखिए, किसी किस्म की कोई न्यूक्लियर वॉर नहीं होने वाली, सिर्फ और सिर्फ तबाही करेगा, और वो भी ईरान की तबाही होगी। और जहां तक हमारी बात है, देखिए हमें प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि इस पूरे हुए जन कुलकर्णी कह रहे हैं कि चाइना का नुकसान है। मैं मानता हूं इसमें भारत का बहुत बड़ा नुकसान है। हमारे 9 मिलियन लोग, मैंने पिछले भी आपके शो पे पर 9 मिलियन लोग यहां से रोजी रोटी कमा रहे हैं। हमारे 125 बिलियन डॉलर एक साल में यहां से आ रहे हैं। हमारा 25% ट्रेड यहां से आ रहा है। हमारा 40% तेल गैस इस जरिए से आ रही है। और आज हम ईरान से तेल नहीं ले रहे, वो हमारी वो है क्योंकि हमने रशिया से तेल लिया और सैंक्शंस की हमने इज्जत की, अमेरिका की इज्जत की। लेकिन मेरा मानना यह है कि भारत को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, भारत को पीस इनिशिएट करनी पड़ेगी। भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है। ईरान की तबाही भी भारत का नुकसान है, क्योंकि ईरान एक ऐसा देश है जिसने हमें एक पोर्ट दिया है। अगर चाइना को गद्वार दिया पाकिस्तान ने, तो उन्होंने हमें छाबहार दिया। और छाबहार ही नहीं, वो तो हमारे साथ कह रहे हैं आप इसको पूरे के पूरे को सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में जहां तक जाना चाहते हैं ले जाइए। तो वो हमारे, और ऐसा नहीं है 1994 में जब पूरी की पूरी ओआईसी कंट्रीज हमें, जो हमारा मुद्दा था J&K का, जब वो हमें पूरी के पूरी पूरे प्रस्ताव को ईरान ने नकार किया था, ईरान ने उस प्रस्ताव को सपोर्ट नहीं किया था, टेररिज्म का जो ओआईसी का मुद्दा था, और वो भी कश्मीर पे था। तो ईरान भी हमारा साथी है। एक तरफ हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इजराइल, टेक्नोलॉजी पार्टनर है। तो हमें एक प्रोएक्टिवली पीस के लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए। लाइक माइंडेड कंट्रीज को कलेक्ट करना चाहिए, यूएन में रेजोल्यूशन लाना चाहिए, और हमें दिखाना चाहिए कि क्यों अमेरिका, क्यों इंग्लैंड, क्यों इंटरेस्टेड है इस वॉर में। क्योंकि वो तो विस्तारवाद के साथ हैं। वो एक तरफ तो आप उग्रवाद का साथ दे रहे हो, क्योंकि गाजा में उग्रवाद है, हमास ने उग्रवाद किया, लेकिन ये तो विस्तारवाद है ना, कि आप पहले जॉर्डन को ले लो, फिर आप इराक को ले लो, फिर आप सीरिया को ले लो, अब आप ईरान को ले लो। तो भारत को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और लड़ाई रुकवानी पड़ेगी। ठीक है, अमेरिका से बातचीत के लिए ईरान तैयार हो, ये यूरोप की तरफ से ये पहल की जा रही है। क्या आप सुधांशु त्रिवेदी जी इनकी बात से सहमत है? वो ये कह रहे हैं कि विस्तारवाद नीति है, अमेरिका जिस मुल्क में घुसता है वहां पर तबाही मचा कर निकलता है। कई लोग ये मानते हैं अफगानिस्तान हो, इराक हो, अनेकों ऐसे मुल्क है जहां जहां पर गया है। और ईरान के खिलाफ जो अब जैसे एक वक्त पर इराक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, वो वेपन ऑफ WMD तो मिला ही नहीं कभी। अब ऐसे ही कह रहे हैं यहाँ पे 1 सप्ताह में न्यूक्लियर संपन्न हो जाएंगे, और ये बात न जाने कितने लंबे वक्त से इजराइल और अमेरिका कह रहे हैं। ऐसे में एंड लक्ष्य क्या है, इसको लेकर वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो उनका मानना है कि हमें ईरान के साथ खुलकर आना चाहिए। देखिए, विस्तारवाद क्या है, इसकी बहुत परिभाषा अलग अलग है। चूंकि दुनिया के कई देशों ने एक दूसरे को कैप्चर करने की कोशिश की है, और मगर हमारे यहाँ एक उल्टा मामला रहा, हम अपना हिस्सा देते रहे दूसरे को बड़े आराम से, और उसके बाद संधि करते रहे। जहां तक आपने ये बात कही, ईरान की बात मैं बिल्कुल मानता हूं। हमारे ईरान के साथ एक दौर में बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। 1973 में इंदिरा गांधी वहां गई थी, 71 में ईरान फौज भेजने वाला था, तब रजा पहलवी की सिस्टर के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, एक बड़े उद्योगपति के, उसके माध्यम से वो मैटर सॉर्ट आउट हुआ था। मगर यह भी एक बात सत्य है, जो मैंने आपसे बात कही, चाबार दिया है ईरान ने। क्यों दिया आपको पता? उससे हम अफगानिस्तान से लेके, जैसा कि अभी विशंबर दयाल जी ने कहा, हम सेंट्रल एशियन और वो तमाम कंट्रीज तक जा सकते हैं। मगर उसी के साथ इजराइल की जो टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी है, उसकी जो इंटेलिजेंस में सुपीरियरिटी है, हमें उसके बारे में भी ध्यान रख के चलना है। इसलिए हमारे लिए बैलेंसिंग की बात है। और जहां तक अमेरिका की बात है, हर देश अपने सेल्फ इंटरेस्ट में सोचता है। अमेरिका सेल्फ इंटरेस्ट में सोच रहा है। सिर्फ हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो सेल्फ इंटरेस्ट में नहीं सोचते। अभी हमारे सापरा साहब बोल रहे थे, याद करिए अमेरिका में 9/11 का हमला हुआ, जॉर्ज बुश थे, रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट। उन्होंने कहा ओसामा बिन लादेन को मारेंगे, और कब मारा गया? जब डेमोक्रेटिक पार्टी के बराक हुसैन ओबामा उस समय प्रेसिडेंट थे, तब जाके मारा। कोई किंतु परंतु कभी सुनने में मिला? कभी अमेरिकन टेलीविजन पे सुनने को मिला कि 9/11 के मुख्य आरोपी खालिद शेख और मोहम्मद अट्टा भटके हुए नौजवान थे? कभी उन्होंने ग्वांटानामा बे को लेकर ये कहा कि साहब ये तो अत्याचार हो रहा है, ये फलाना हो रहा है, धमाका हो रहा है? इसलिए, और आप देखिए, इजराइल ने ईरान के अंदर प्रिसाइजली उनके जनरल्स को मारा। इसका मतलब कोई सूचना दे रहा था, मगर ऐसी सूचना कोई इजराइल से क्यों नहीं निकाल पाता है? कारण क्या है? वहां पे एक अलग प्रकार की यूनिटी है। और
एक लाइन और कह दूं, मैं 2000 में अमेरिका गया था, मेरे एक फ्रेंड ने बताया, और शायद आप दोनों लोगों को तो निश्चित रूप से पता होगा, वहां एक बिस्किट मिलता है, उसको कहते हैं साहब ये ज्यूइश बिस्कुट है। उसकी खासियत क्या थी, नॉर्मली $1 के 3 मिलते हैं, मगर ज्यूइश बिस्कुट सेम है मगर $1 का 1 मिलता है। तो फिर भी यहूदी लोग क्यों खरीदते थे, वो कहते थे ये पैसा इजराइल के लिए जाएगा। और वो देश इस ढंग से बनते हैं, ना कि इसलिए नहीं कि कुछ मुफ्त मिला, उसके बाद देश की सुरक्षा का कुछ भी होगा, किसी के भी हाथ में सत्ता चली जाएगी, मेरे से कोई मतलब नहीं। देश के अंदर उमर अब्दुल्ला हो, वामपंथी दल हो, वो तो खुल के कह रहे हैं वो ईरान के साथ खड़े, वो ये कह रहे हैं कि इजराइल गलत कर रहा है। मैं बता रहा हूं, इसलिए उमर अब्दुल्ला के साथ ये भी है कि भाई कारगिल में भी शिया हैं, और पाकिस्तान की समस्या क्या है कि पाकिस्तान तो शियाओं पे अत्याचार करता है। आप सबने देखा होगा पेशावर में शिया मस्जिद में धमाका होता है कि नहीं, रावलपिंडी में शिया मस्जिद में धमाका। अब शिया ईरान के साथ खड़ा होना इतना आसान नहीं है कि शिया ग्रुप्स को आप दबाते रहेंगे, अपने देश में मारते रहेंगे, इराक भी मारता रहेगा, टर्की भी मारता रहेगा, कुर्दिस्तान में भी मारता रहेगा, फिर कहेंगे इराक के साथ। इसीलिए मैंने कहा ना, ये मुस्लिम वर्ल्ड की आपस की भी बहुत तगड़ी लड़ाई है। अगर हमारे यहाँ क्या करें, जब फिलिस्तीन का बैग लगा के चल देते, लगता कुछ समझते ही नहीं है कि मिडिल ईस्ट के अंदर का मामला क्या है, क्या फिलिस्तीन है, क्या इजराइल है और क्या क्या है, मगर चल देते। सरकार भी तो फिलिस्तीन के साथ है ही ना। हमने तो कहा हम फिलिस्तीन की संप्रभुता को मानते हैं, फिलिस्तीन के तो साथ फिलिस्तीन की संप्रभुता को मानते हैं, मगर हम जय फिलिस्तीन नहीं बोलते, ना फिलिस्तीन का बैग लेके चलते हैं। नहीं देखिए, प्रियंका जी पर उनका इशारा था कि प्रियंका जी लेकर आई थी जय फिलिस्तीन। 2015 में यूएन में झंडा उन्होंने चढ़ाना था, हमने समर्थन किया। 2023 के अंदर आपने जो युद्ध विराम था उसके लिए वो आपने वोट दिया, और आप बैग लटकाने की बात कर रहे हैं। अगर कहीं पर निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या होती रहे, 60,000 से ज्यादा लोग, उससे भी ज्यादा लोग की अगर हत्या हो, तो क्या ये भारत का फर्ज नहीं है? भारत के आज तक यूनाइटेड नेशन में ऐसी आवाज नहीं उठाता रहा। आप भी फिलिस्तीन, हमारी जो विदेश नीति है, मैंने इसलिए कहा सिद्धांत आधारित होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, राष्ट्रहित के अंदर होनी चाहिए। आप यू टर्न लेते रहे हैं, इसीलिए आज आपके सारे पड़ोसी देश नाराज हैं, आज इसीलिए रशिया जो है वो बैलेंस कर रहा है आपको, ये तमाम सारी चीजें। और जो ट्रंप भी जिस तरह से बार बार भारत का अपमान या नरेंद्र मोदी जी का अपमान जिस तरह से हो रहा है, मैं नहीं समझता हूं कि ट्रंप के मन में भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं है, इसलिए ये सारी चीजें हमको देखने पड़ रही। फिर मैं बच्चों के जवाब लूंगी। देखिए, इन्होंने कहा कहीं भी हत्या हो रही हो, कहीं पर हिंसा हो रही हो, हमें निश्चित रूप से उसकी आलोचना करनी चाहिए। और कांग्रेस के दिल में इतना दर्द था कि सिर्फ फिलिस्तीन का बैग नहीं था, सीडब्ल्यूसी में फिलिस्तीन के पक्ष में प्रस्ताव पारित था। फिलिस्तीन को लेकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी का ट्वीट है, और सोनिया गांधी ने आर्टिकल्स लिखे। मगर ये बताइए, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ था, कोई ट्वीट किया ना, कोई प्रस्ताव है ना, बिल्कुल किया, हमने उसका भी विरोध किया, हमने उसका भी विरोध किया। जो बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध। बांग्लादेश में सुनिए, ट्रंप ने बोला कि हिंदुओं के साथ हत्या हो रही है, मगर इन्होंने हिंदू वर्ड तक बोलना उचित नहीं समझा। इससे समझ में आता विदेश नीति या सुरक्षा नीति, वोट बैंक के तराजू में पहले तौली जाती है कौन सा भारी वाला है। इसीलिए आपने देखा वक्फ बोर्ड पे क्रिश्चियंस की भी ऐसी तैसी कर दी। केरल में 400 एकड़ जमीन कब्जा कर ली, वो कह रहे हैं भाई मत करिए। अरे नहीं भाई, तुम तो हल्का वाला हो ना, तुम तो हो माइनॉरिटी, मगर वो हल्की वाली माइनॉरिटी हो, मेरे को भारी वाला वोट बैंक चाहिए। इसलिए वोट बैंक के तराजू से हटिए, राष्ट्रहित को देखिए। ठीक है, छोटा सा हमने बिल्कुल उस समय भी आवाज उठाई जब बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, कांग्रेस पार्टी ने उस पर आवाज उठाई। और मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, विदेश नीति जो है वो आपके लिए फोटो ऑप है। ये भी कहना चाहता हूं कि हैशटैग और हैंडशेक से ये नहीं चलेगा, जब भी पप्पी से नहीं चलेगा। आपको ईमानदारी से विपक्ष के साथ बैठिए, विपक्ष के साथ बैठ करके आप चर्चा करिए। ये विश्व के अंदर जो होने जा रहा है, जो हो रहा है, ये बहुत संगीन मामला है, आपको हमारा साथ लगेगा। ठीक है, जनरल दयाल छोटा सा बोलना चाहते हैं। मुनीर से बोलना चाहता हूं, बहुत मिसनोम। देखिए, मुनीर साहब को इसलिए बुलाया है कि अगर चाइना की टेक्नोलॉजी, चाइना का कुछ भी अगर पाकिस्तान के अंदर से निकालना है अमेरिका को, तो पाकिस्तान के थ्रू निकालेगा ना, हमारे थ्रू थोड़ी निकल सकता है। तो मुनीर साहब को एक, दूसरा, अगर किसी के बेसिस इस्तेमाल करेंगे अमेरिका, तो पाकिस्तान के करेगा, हमारे थोड़ी करेगा। पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क है पूरे एरिया में जो अमेरिका जब भी चाहे उसके बेसिस यूज किए, उसकी इंटेलिजेंस यूज की, उसके लोग इस्तेमाल किए। मेरा क्वेश्चन है इस पर एक क्वेश्चन है कि फिर पाकिस्तान का ये जो मुस्लिम कंट्रीज है उसमें क्या हाल होगा? उसकी कोई स्टैंडिंग नहीं है। कब थी उसकी स्टैंडिंग? एक सिर्फ स्टैंडिंग ये थी कि सऊदी अरेबिया में बन जाएगा, सऊदी अरेबिया बन जाएगा खुलकर।
देखिए, एक खबर आ रही है सर, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने फिर धमकी दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा है कि इजराइल को मिल रही है सजा, इजराइल को उसके हमले की सजा मिल रही है, ये खामेनेई साहब ने कहा है। लेकिन उसके बाद तो ओपन विलेन बन जाएगा ना वो, अगर वो अमेरिका को बेसिस दे देता है। कंट्रीज के लिए विलेन है, क्योंकि आप टर्की की जो मजबूरी है उसको नहीं समझ पा रहे। टर्की जो कर रहा है वो एक डिफरेंट रीजन से कर रहा है, और जो सऊदी अरेबिया ने किया था, क्योंकि वहां पे अटैक हुआ था टेररिस्ट का मक्का पे, तो उस टाइम पे उनके पास फोर्सेस नहीं थी, उन्होंने ब्रिगेड बुला ली। लेकिन अब ये प्योरली यही घात लगा सकता है चाइना के। हमारे पास वो इनपुट नहीं है चाइना के बारे में जो मुनीर साहब दे सकते हैं। 50% अमेरिका में पढ़ते हैं इनके ऑफिसर्स, पाकिस्तान डबल एजेंट बन गया क्या अमेरिका चाइना का? में 50% इक्विपमेंट अमेरिका अरे से, सर इधर 50% देखिए, चाइना क्या मुनीर डबल एजेंट बन गया है अमेरिका के लिए? ये पब्लिकली मैं मजबूरी बोल में रहा हूँ बनना बनेगा, मैं ये पब्लिकली बोल रहा हूँ कि ये काम करेगा, इसको ईरान यूज के खिलाफ, करेंगे। चीन के खिलाफ ये जा तो जाके खबर चाइना पहुंचा रहा साहब, है क्या? चाइना के एम्बेसडर को मैसेज दे रहा हूँ यहाँ से कि भाई ये तो घातक है, तुम्हारे खिलाफ भी घात देखिए, लगाएगा। एक लाइन छोटा में सा। साफ बोल रहा हूँ मैं, विशंबर बिल्कुल दयाल जी ने बहुत गहरी बात कही मैं है। साफ बोलता हूँ। There is an American proverb, there can never be a free lunch. If there is a free lunch, there has to be poison in it. वैसे ऑन द लाइटर नोट कहूँ, अभी बकरीद गुजरी है, बकरे को हलाल करने से पहले खिलाया पिलाया जाता है ना, तो कहाँ पे हलाल होगा वो विशंबर दयाल जी ने बता दिया। मेरा सवाल सुरानु सर से है। सर आपने बोला कि इंडिया को स्टांस नहीं ले सकता, बिल्कुल सही, वी कैन नॉट टेक एन एग्रेसिव स्टेप। बट सर अभी जो सिचुएशन देखिए, एक तरफ है रशिया, एक तरफ है इजराइल, वो दो ऐसे कंट्रीज हैं जो इंडिया को ओपनली सपोर्ट करते हैं, ऑपरेशंस में हो या कश्मीर के इशू या पाकिस्तान में इशू हो। क्या सर ये हो सकता है कि इंडिया की जो भी न्यूट्रल स्टैंस है, कहीं ना कहीं फ्यूचर में अगर इंडिया के ऊपर फिर से कोई वर्ल्ड इशू आ जाए, वर्ल्ड अटेंशन आ जाए, कहीं ना कहीं ये दो कंट्रीज अपने अभी के एक्शन को कंसिडर करके बाद में वो भी न्यूट्रल स्टैंस ले सकती है? मेरा क्वेश्चन सुधांशु सर से है कि सर आप बार बार हिंदू मुस्लिम ये एजेंडा लाकर हम देश हित की बात क्यों ना करें, क्यों ना हम अपने देश के लिए दोनों देशों से संबंध अच्छे करें ताकि आने वाले फ्यूचर में वो हमारा साथ दे। मैंने तो हिंदू मुस्लिम ने, मैंने मुस्लिम वर्ड का कहा, ये मुस्लिम वर्ड की लड़ाई है शिया सुन्नी की। मेरा सवाल जनरल सर से, जैसा आपने बोला कि अगर ईरान जंग में हारता है तो उससे इंडिया पे असर पड़ेगा, लेकिन क्या इजराइल के जंग में हारने से इंडिया पे कोई असर नहीं पड़ेगा? देखिए, इजराइल हमारा टेक्नोलॉजी पार्टनर है, उसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन इजराइल नहीं हार रहा। अनस्टेबिलिटी इस एरिया में आई है जहां हमारा नुकसान है। इजराइल और हमास लड़ रहे थे, हम तो इजराइल कह रहे थे मारो हमास को। छोटे छोटे जवाब ताकि सुधांशु सर, मेरा आपसे सवाल है सर, क्या भारत की विदेश नीति इंसानियत से ज्यादा रणनीति और हथियारों पर आधारित हो गई है? क्योंकि जब दुनिया युद्ध में झुलस रही है तब हमारे सामने बेगुनाहों की जान जा रही है, हम चुपचाप देख रहे हैं, हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, फिर भी हम इस पर कोई पहल नहीं कर रहे कि इस युद्ध को रोका जाए। से एक दो सवाल लेते हैं, एक साथ जवाब दीजिएगा। हमारा सवाल सुधांशु सर से, हम अपने आप को विश्व गुरु मानते हैं, लेकिन तब भी हम ईरान और जो युद्ध में हम लोग एक स्टैंड नहीं ले पाते, और यही बात कि हमारे प्रधानमंत्री एक फोन कॉल पे युद्ध रुका सकते हैं, तो इसमें क्यों नहीं स्टैंड ले पाते? देखिए भैया, मैम कांग्रेस आज हर चीज़ पे इंटरनल पॉलिटिक्स करती है, स्पेशली की फॉरेन पॉलिसी पे, जबकि ट्रंप का मुद्दा हर बार उठा के उसको हवा बना देती है। तो क्या ये सिर्फ इसीलिए करते हैं कि आज के यूथ हम लोगों को भ्रमित करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, जबकि आज साफ तौर से इंडियन यूथ का स्टैंड सिर्फ राष्ट्रवादी पॉलिटिक्स के साथ है? ठीक है, समय इतने की इजाजत देता है आपके साथ देखिए, उन्होंने जो सवाल किया था मैं बताना चाहता हूँ भैया, गाँव में एक और बड़ी खबर आ रही है सर, एक सेकंड, ईरान परिवार इजराइल का जंग को लेकर एक और खबर आ रही है। ईरान के मिलिट्री बेसिस को कर रहे हैं टारगेट। आईडीएफ ने फिर से नया ऑफेंसिव लॉन्च कर दिया है और इजरायली डिफेंस फोर्स सेंट्रल वेस्टर्न इलाके के बेसिस पर, अब जो आर्मी बेसिस हैं ईरान के, उस पर सीधा हमला कर रही है। ये एस्केलेशन का एक बहुत बड़ा साइन है संजय कुलकर्णी साहब। जनरल कुलकर्णी, ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ 2 लाइन का जल्दी से कमेंट। इस पे कोई शक नहीं कि मतलब हथियार अमेरिका का पहुंच गया, प्रत्यक्ष रूप से इजराइल ही लड़ेगा। इजराइल हमला करेगा, तेहरान बर्बाद होगा, लेकिन ईरान भी पलटवार करेगा, टेल अवीव को भी नुकसान होगा। लेकिन आज की तारीख में क्योंकि टोटल एयर डोमिनेशन जो है वो इजराइल का है, इसलिए नुकसान ईरान का ज्यादा होगा। बच्चों ने पूछा है। देखिए, उन्होंने जो बात कही बिल्कुल आप गंभीरता समझिए। गांव का पंच हो या आपके परिवार में कोई पंच हो, पंच मतलब जो पंचायत करे, वो तभी होता है जब दोनों उसकी बात माने। एक साइड ले लेगा तो पंच नहीं रहेगा। इसलिए जो आपने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा विश्व मित्र या विश्व गुरु, तो वो साइड लेने से नहीं होता। और हमें क्या लाभ होता है, एग्जाम्पल बता रहा हूं। S-400 हमको रशिया ने दिया, इसके बावजूद अमेरिका ने प्रतिबंध नहीं लगाया।
वी आर द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसको S-400 मिला और प्रतिबंध नहीं लगाया। और रशिया ने S-400 दिया जबकि हम क्वाड के मेंबर हैं। और इतना ही नहीं, S-400 के बावजूद प्रीडेटर ड्रोन हमको अमेरिका ने दिया। अगर सारे देशों के साथ एक जमाने में नेहरू जी के टाइम में पॉलिसी थी नॉन अलाइन, आज हमारी पॉलिसी है ऑल अलाइन। सबको साथ में लेके चलो, सब हमारे साथ अलाइन होना चाहिए। ऑल अलाइन है, लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क जो है वो हमारे से दूर जा रहे हैं, वो चीन की तरफ में झुकते जा रहे हैं। अब वो बच्ची ने पूछा था, उन्होंने कहा था कि भाई आप विपक्ष जो है वो ट्रंप के मुद्दे को लेकर के क्यों बार बार खड़ा धूल झोंक रहा है वो कह रहे हैं। नहीं, धूल नहीं झोंक रहे, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राष्ट्रवाद जो है वो सबसे प्रथम होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए। ट्रंप अगर 15 बार ये कहे कि उसने युद्ध विराम कराया है, ट्रंप अगर ये कहे कि मैंने ट्रेड की धमकी देकर के कहा है, और हमारे प्रधानमंत्री वो तो खुलेआम सामने बोल रहा है ना, हमारे प्रधानमंत्री प्रॉक्सी क्यों यूज कर रहे हैं, विक्रम मिश्री को क्यों यूज कर रहे हैं, बोले ना 56 इसका सीना कहते प्रॉक्सी है सर, वो हमारे तो विदेश फिर- सचिव है। नहीं, जो भी विदेश सचिव होने दो सचिव, लेकिन वो सामने राष्ट्रपति अमेरिका सीधे बोल रहा है, तो हमारे प्रधानमंत्री को भी सीधा उत्तर देना चाहिए। देखिए, मैंने कहा था कि हमारे सिर्फ दो लाइन। स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, तो तभी मैंने ये बोला कि भारत को चुप नहीं रहना चाहिए, इनिशिएटिव, पीस इनिशिएटिव लेना चाहिए। भारत एक ऐसा मुल्क है जिसको आज पीस, क्योंकि हम ही कह रहे हैं ये युद्ध लड़ाई का नहीं है, वी शुड टेक मैसिव पीस इनिशिएटिव। मुझे काटना पड़ेगा। हम बाहर से लड़ लेंगे, अंदर वाले एक रहें, क्योंकि एक लाइन में कहना चाहता हूं, हम कभी नहीं हारे हैं दुश्मन के छलछंदों से, हम तो सदा ही हारे हैं अपने घर के जयचंदों से। देखते रहिए 5 आज सेकंड। तक, देखते रहिए आज तक। बहुत धन्यवाद, देखते रहिए आज तक।